हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं शम्स सर और आप देख रहे हैं बीएससी बीजी क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण थे, फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण थे, इन सभी विषयों पर चर्चा किए थे। और आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, इन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के बाद बदलाव, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव हुए, यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक दिए हैं। फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र को स्थापित किया गया। यानी एक बदलाव क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति के बाद बदलाव क्या हुआ था, यानी राजतंत्र को, फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था और वहां पर लोकतंत्र को स्थापित किया गया था। दूसरा है आपका सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया था, यानी सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। पुरानी संस्था स्टेटस जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन किया गया। स्टेटस जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाया गया। क्या कह रहा है कि पितृभूमि, नागरिक और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाया गया। क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया, यानी इसको क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया गया। समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, यानी फ्रांस के लोगों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राजा के अधिकारों को सीमित कर संवैधानिक राज्यतंत्र की व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद बदलाव है, यानी ये सारे बदलाव फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ। तो हम लोग इन सारे बदलाव को विस्तार से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग का फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र को स्थापित किया गया। यहां सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राजतंत्र क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे राजतंत्र क्या है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर लोकतंत्र क्या है। यानी राजतंत्र को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था, उसके स्थान पर लोकतंत्र को स्थापित किया गया था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजतंत्र है क्या। राजतंत्र है क्या, चलिए हम लोग यहां पर देख लेते हैं अगला स्लाइड लेकर के। राजतंत्र, राजतंत्र, सबसे पहले हम लोग राजतंत्र को देखेंगे कि राजतंत्र होता क्या है। यानी ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा, राजा के द्वारा, राजा या फिर राजा के द्वारा शासन किया जाता हो। शासन किया जाता हो, शासन किया जाता हो, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, राजतंत्र। उसे ही राजतंत्र कहा जाता है। राजतंत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा के द्वारा शासन किया जाता हो, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर क्या, राजा हुकूमत करता हो, राजा शासन करता हो, ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, राजतंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, राजतंत्र कहेंगे। तो अब हम लोग यहां देखते हैं कि फ्रांस में जो है सबसे पहले क्या था, फ्रांसीसी क्रांति से पहले वहां राजतंत्र हुआ करता था। क्या, राजतंत्र हुआ करता था। और वहां पर जो शासक था कौन, लुई 16वां। कौन था, लुई 16वां। यानी फ्रांस में जो राजतंत्र था तो वहां का शासक यानी वहां का राजा कौन था, लुई 16वां। ये जो लुई 16वां था काफी निरंकुश व्यक्ति था। क्या था, निरंकुश व्यक्ति, निरंकुश शासक था। कैसा शासक था, निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब हम लोग यहाँ समझते हैं, निरंकुश होता क्या है, किसको हम लोग कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं निरंकुश, एक अलग स्लाइड लेकर के देख लेते हैं निरंकुश। निरंकुश कहते किसे हैं, ठीक है। तो हम लोग निरंकुश किसको कहेंगे, निरंकुश वो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति
वो व्यक्ति या फिर शासक, वो व्यक्ति या शासक, या फिर हम लोग कह सकते हैं ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था जिस पर, जिस पर किसी का, जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो, जिस पर किसी का अंकुश ना हो। अंकुश बोले तो रोग, अंकुश का मतलब क्या हो जाएगा, रोग, यानी जिस पर किसी का अंकुश ना हो, रोग ना हो। हम लोग कह सकते हैं जिस पर किसी का दबाव ना हो, दबाव भी, दबाव ना हो। या फिर हम लोग कह सकते हैं जो अपनी मन मर्जी से काम करता हो, जो अपने, अपनी मन मर्जी से, अपनी मन मर्जी से काम करता हो, काम करता हो, काम करता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, निरंकुश, उसे ही, उसे ही निरंकुश कहा कहते हैं, या फिर निरंकुश कहा जाता है, निरंकुश कहा जाता है, उसे ही निरंकुश कहा जाता है। यानी निरंकुश क्या, कोई शासक भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई शासन व्यवस्था भी निरंकुश हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वो व्यक्ति या वो शासक या फिर ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी का अंकुश ना हो, यानी जिस पर किसी का रोक टोक ना हो, जिस पर किसी का कोई रोक टोक ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, निरंकुश व्यक्ति कहेंगे, या निरंकुश शासन व्यवस्था कहेंगे, या फिर निरंकुश शासक कहेंगे। उस पर किसी का दबाव भी नहीं होगा, यानी वो अपनी मन मर्जी से काम करेंगे। क्या करेंगे, वो अपनी मन मर्जी से काम करेंगे। तो फ्रांस के जो मतलब राजा थे, फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वां, वो क्या, कैसे, कैसा राजा था, फ्रांस का जो राजा था वो लुई 16वां, हाँ, फ्रांस का राजा लुई 16वां कैसा शासक था, निरंकुश शासक था। यानी वो जो है जनता की जो समस्याएं होती थी उनको नहीं सुनता था, जनता की जो समस्या होती थी उनको बिल्कुल भी नहीं वो सुनते थे। यानी वो अपने मन मर्जी से काम करते थे, क्या, अपने मन मर्जी से काम करते थे। यानी वो जो भी फैसला लेते थे वो जनता के हित में हो या फिर ना हो, जनता के भलाई के लिए हो या फिर ना हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपनी मर्जी से काम करता था। ठीक है, वो अपनी मर्जी से काम करता था। यानी वहां का शासक लुई 16वां क्या था, एक निरंकुश व्यक्ति था, तो वहां का शासन व्यवस्था भी कैसा था, निरंकुश था। यानी वहां पर जो राजतंत्र था वहां कैसा, निरंकुश राजतंत्र था। ठीक है, जिसके कारण वहां फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और वहां पर लोकतंत्र को स्थापित किया गया। किसको, लोकतंत्र को स्थापित किया गया। अब ये लोकतंत्र होता क्या है, इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। लोकतंत्र हम लोग कहेंगे किसको, निरंकुश राजतंत्र तो समझ गए, जिस पर किसी का अंकुश ना हो, जिस पर किसी का दबाव ना हो, जो अपनी मनमर्जी से काम करता हो, उसको हम लोग निरंकुश राजतंत्र कहेंगे। तो उसको समाप्त कर दिया, फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसको समाप्त कर दिया और उसके जगह पर लोकतंत्र को स्थापित किया गया। तो लोकतंत्र देख लेते हैं हम लोग कि लोकतंत्र होता क्या है। यहां पर हम लोग लोकतंत्र को समझेंगे, लोकतंत्र, ठीक है, कि लोकतंत्र होता क्या, अगर लोकतंत्र को जो स्थापित किया गया ये लोकतंत्र है क्या, इसको देखेंगे हम लोग। तो ये भी क्या है, एक शासन व्यवस्था है, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था, या फिर हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें, जिसमें सत्ता, सत्ता, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं शासन, सत्ता या फिर शासन जनता के, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, प्रति, प्रतिनिधियों द्वारा चलाई, चलाई जाती हो, चलाई जाती हो,
उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। लोकतंत्र, लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, लोकतंत्र किसे कहेंगे, तो ऐसी शासन व्यवस्था, ये क्या है, एक शासन व्यवस्था, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर जो है, जिसमें सत्ता यानी शासन किसके द्वारा चलाई जाती हो, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती हो, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती हो। यानी यहाँ पर जो शासन व्यवस्था मतलब चलाई जाती है किसके द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। यहाँ पर प्रतिनिधि, अब हम लोग यहाँ पर एक वर्ड आता है क्या, प्रतिनिधि। इसको हम लोग समझेंगे कि प्रतिनिधि होता क्या है, किसे हम लोग प्रतिनिधि कहते हैं। तो प्रतिनिधि हम लोग किसको कहेंगे, कि प्रतिनिधि वो व्यक्ति होता है जो किसी समाज या किसी समूह के द्वारा तरफ से क्या कहता है, बोलता हो, जो किसी समाज या किसी समूह की तरफ से बोलता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिनिधि कहेंगे। यहां पर लिख देते हैं हम, यानी प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, ठीक है। प्रतिनिधि किसे कहेंगे, वो व्यक्ति होता है, प्रतिनिधि वो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति होता है जो किसी समूह, किसी समूह, किसी समूह या फिर समाज, या समाज, समाज के तरफ से बोलता हो, बोलता हो, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिनिधि कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि कहते हैं। यानी प्रतिनिधि वह व्यक्ति होता है जो किसी समाज, चाहे वो कोई समूह हो या फिर कोई समाज हो, ठीक है, जो किसी समाज या समूह की तरफ से बोलता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिनिधि कहेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन होता है, उनमें से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रतिनिधि चुनते हैं। क्या करते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं। यानी जैसे मान लो हम लोग एमएलए को चुनते हैं, ठीक है। एमएलए को क्यों चुनते हैं हम लोग, कि विधानसभा में जाकर के हम लोग की बातों को क्या करें, वो रखें, हम लोग की बातों को विधानसभा में जाकर के वो रखें, इसलिए हम लोग उसको एमएलए को चुनते हैं। तो वो क्या हो गया, हम लोग का प्रतिनिधि हो गया। एमपी को हम लोग चुनते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि के तौर पर। क्यों, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जो बातें हैं, हमारी जो मतलब बातें हैं, उसको क्या करेंगे, वो जाकर के संसद में रखेंगे, संसद में जाकर के वो हमारी बातों को, हमारे क्षेत्र की बातों को रखेंगे, इसलिए मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, एमपी चुनते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्रतिनिधि हो गया। क्या हो गया, प्रतिनिधि हो गया। यानी ये हमारी जो बातों को है संसद में, उसके बाद विधानसभा में ले आकर के रखते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्लास होता है, क्लास का मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर क्या करते हैं, क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं, क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं, सभी की बातों को टीचर तक पहुंचाने का काम करता है। तो वो क्लास का क्या हो गया, मॉनिटर, प्रतिनिधि हो गया। क्लास का मॉनिटर जो होता है वो क्लास का प्रतिनिधि हो जाता है, ठीक है, प्रतिनिधि मतलब बन जाता है। चलिए, प्रतिनिधि तो समझ गया। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें सत्ता शासन है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती हो, ठीक है। प्रतिनिधि समझ गए कि जिसको हम लोग चुन करके भेजते हैं, समझ में ना। अब हम लोग किसी को चुन करके भेज दिए कि चलिए आप मतलब इस पर, इस राष्ट्र पर क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो वो किसके द्वारा, जनता के द्वारा शासन शासित होते हैं, ठीक है, जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासित होती है। तो हम लोग यहाँ पर समझ गए कि फ्रांस में जो हम लोग यहाँ पर समझ गए कि फ्रांस में जो है राजतंत्र को क्यों समाप्त किया गया और लोकतंत्र को क्यों स्थापित किया गया, हम लोग ये भी समझ गए। और यहाँ पर हम लोग राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ गए, ठीक है। तो हम लोग का मेन मुद्दा क्या था, यहाँ पर कौन सी परिवर्तन हुई कि राजतंत्र को समाप्त किया गया, लोकतंत्र को स्थापित किया गया। यानी राजतंत्र, यानी वहां का जो राजतंत्र था कैसा था, निरंकुश था, इसलिए वहां के लोगों ने उसको समाप्त कर दिया। फ्रांस के लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बाद उसको समाप्त कर दिया और वहां पर लोकतंत्र को स्थापित किया। यानी लोकतंत्र बोले तो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा वहां पर शासन किया जाने लगा, ठीक है, किसी राजा के द्वारा नहीं। अब हम लोग के पास है दूसरा क्या, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। यानी दूसरा जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो बदलाव हुआ, एक कौन सा बदलाव हुआ, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। यानी फ्रांसीसियों को, फ्रांस के लोगों को स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। यहाँ पर हम लोग समानता का देख लेते हैं। समानता का इंग्लिश क्या होता है, राइट टू
इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। और स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। यानी समानता को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे राइट टू इक्वलिटी, और स्वतंत्रता को राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो ये दो मतलब बदलाव हुए कहां पर? फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में, यानी लोगों को जो है समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अब हम लोग इसको है जो है विस्तार से समझेंगे कि समानता है क्या, किस तरह से समानता का अधिकार मिला, और स्वतंत्रता क्या है। इन दोनों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं समानता। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समानता। समानता क्या है, ठीक है, समानता है क्या, इसको हम लोग पहले यहां देखेंगे। तो समानता में क्या होता है कि सभी लोग, देश के जितने भी लोग हैं, सभी लोग कानून की नजर में, कानून की नजर में, कानून की नजर में बराबर, बराबर या फिर हम लोग कह सकते हैं समान, कानून की नजर में बराबर या फिर समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। यानी सभी लोग कानून की नजर में बराबर या फिर समान होते हैं। किसी के साथ भी, किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग, जन्म, या फिर हम लोग कह सकते हैं धन, धन के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव, भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी समानता क्या होता है कि समानता जो होता है, देश में जितने भी लोग होते हैं सभी को क्या, सभी जो है कानून की नजर में बराबर होते हैं। देश में जितने भी लोग हैं सभी कानून की नजर में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वहां पर ना ही किसी के साथ जाति से संबंधित भेदभाव होती है, धर्म से संबंधित, लिंग से संबंधित, जन्म या फिर धन से संबंधित, या धन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा या फिर नहीं किया जाता है। ये क्या हो गया, समानता हो गया। क्या हो गया, समानता हो गया। यानी यही मतलब समानता का अधिकार दिया गया कि आप लोग जो है देश में जितने भी मतलब लोग हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो लड़का हो, महिला हो या फिर पुरुष हो, ठीक है, चाहे वो आपका मुस्लिम हो, हिंदू हो या फिर सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब क्या है देश में जो है सब बराबर है। क्या है, सब बराबर है। सबके लिए जो कानून होंगे वो सब बराबर होंगे, ठीक है। सबके लिए जो कानून बनाया जाएगा बराबर कानून बनाया जाएगा। यही समानता है, ठीक है। यही क्या है, समानता है। यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो है इस तरह के मतलब लोगों में जो समाज है, फ्रांसीसी समाज में लोग जो है समान नहीं थे। लोगों में जो है समाज में बहुत तरह के वर्ग बन गए थे, ठीक है। बहुत तरह का क्या वर्ग बन गया था, वर्गों में वो लोग बढ़ गए थे। लेकिन जब जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद जो है समानता का अधिकार मिला। यानी सब लोग क्या हो गए, बराबर हो गए। कोई उच्च नीच नहीं, कोई भी अमीर गरीब नहीं, कोई भी हिंदू मुस्लिम या फिर सिख ईसाई नहीं, इस तरह का नहीं। मतलब सबको, सबके लिए कानून बराबर दिया गया, ठीक है। चलिए दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। दूसरा वाला क्या था कि स्वतंत्रता। क्या, स्वतंत्रता। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि स्वतंत्रता होता क्या है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या होता है, ठीक है। तो हर कोई, हर कोई संविधान के, संविधान, हर कोई संविधान
के दायरे में रहकर रहकर हर सोचने, बोलने, बोलने, रहने और काम करने की आदत है। काम करने की आजादी है। आजादी, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि हर किसी को, यहाँ पर हर किसी, किसी होगा, ठीक है। हर किसी को, हर किसी को संविधान के दायरे में रह करके सोचने का, बोलने का, रहने का और काम करने का क्या है, आजादी है, ठीक है। यानी रहने की, बोलने की, रहने की, काम करने की, सोचने की ये आजादी है। यानी हर किसी को, देश में जो है, देश में हर किसी को संविधान के दायरे में रहकर सोचने की, बोलने की, रहने की और काम करने की आजादी है, ठीक है। ये क्या है मतलब, स्वतंत्र का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, स्वतंत्रता का मतलब हम लोग समझते हैं कि देश में जो भी व्यक्ति रहते हैं, देश में जो भी व्यक्ति रहते हैं या जो भी लोग रहते हैं, सब जो है संविधान के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रह करके वो सोच सकते हैं, ठीक है। सोचने की आजादी है उनको, बोल सकते हैं, बोलने की आजादी है, आप बोल सकते हैं, संविधान के दायरे में रह करके कुछ भी बोल सकते हैं, चलेगा। और रहने की, आप जो है यहाँ पर रह सकते हैं, आजादी से रह सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप काम भी कर सकते हैं यहाँ पर स्वतंत्र रूप से, ठीक है। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। जैसे आप क्या सोचेंगे कि आप अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, खुल करके व्यक्त कर सकते हैं। आप मान लो आपके मन में कुछ है, किसी को कोई बात बोलनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इतना तो आजादी दिया है कि आप जो संविधान के दायरे में रह करके क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, खुल करके व्यक्त कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग देखें काम की बात, तो यहाँ पर जो है आप अपनी मर्जी से काम को चुन सकते हैं। आपका जो पैसा या धंधा होगा वो आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पर काम कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको टीचिंग करना है, पढ़ाना है, तो आप पढ़ा सकते हैं संविधान के दायरे में रह करके, ठीक है। अगर आपको डॉक्टरी करना है या फिर आपको इंजीनियर बनना है, यानी जो भी करना है आपको, आप संविधान के दायरे में रह करके कर सकते हैं। आपको फुल आजादी है, फुल स्वतंत्रता है आपके लिए, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो यही स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया फ्रांस में, कब, फ्रांसीसी क्रांति के बाद दिया गया, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस के लोगों को, फ्रांसीसियों को। समझ में गया ना। तो समानता क्या है और स्वतंत्रता क्या है, यह मतलब फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये जो अधिकार दिया गया फ्रांसीसी लोगों को, क्यों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बनाया गया। यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद और भी एक बदलाव हुआ था, क्या, पितृभूमि, यानी जिसको हम लोग कहते हैं फादरलैंड, क्या, फादरलैंड, फादरलैंड, ठीक है। पितृभूमि और नागरिक बोले तो सिटीजन, ठीक है, सिटीजन। समझ में गया ना, सिटीजन, यानी पितृभूमि, फादरलैंड और नागरिक, सिटीजन जैसे शब्दों का प्रयोग करके फ्रांसीसियों में क्या क्या सामूहिक भावना और पहचान को बढ़ाया गया, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों का कैसे प्रयोग किया गया, क्यों प्रयोग किया गया, ठीक है। तो फ्रांसीसियों में जो है सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने के लिए किया गया, कैसे, तो थोड़ा हम लोग और भी विस्तार से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो है पितृभूमि, लोगों में, यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोगों में, लोगों में राष्ट्रवाद,
राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की भावना भावना को बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए पितृभूमि पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों का नागरिक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया क्या गया ठीक है। यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो लोगों में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए यानी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए ठीक है, राष्ट्र से प्रेम को बढ़ाने के लिए लोगों में जो है वो लोग क्या किए, पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगे। ठीक है, पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। समझ में गया ना कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए पितृभूमि और नागरिक जैसे यानी फादरलैंड और सिटीजन के जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। इससे लोगों को यह महसूस हुआ कि एक ही राष्ट्र के नागरिक है, यानी वो जो है एक ही राष्ट्र के क्या है, नागरिक है, और सभी लोगों की एक साझा जिम्मेदारी और पहचान थी। ठीक है, यानी जो है क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति जब हो रही थी उस समय लोगों में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए पितृभूमि यानी फादरलैंड और नागरिक सिटीजन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, सिटीजन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। इससे लोगों को क्या महसूस होने लगा कि वो जो है एक ही राष्ट्र के नागरिक है। क्या है, ये जो क्षेत्र है, ये जो राष्ट्र है, यहाँ के सब क्या है, नागरिक है। उसके बाद उन लोग की जो पहचान है, उन लोग की जो जिम्मेदारी थी क्या थी कि हम लोग की मतलब जिम्मेदारी है कि अपने देश को, अपने राष्ट्र को किस तरह से विकास करना है, अपने देश का किस तरह से विकास करना है, अपने राष्ट्र को किस तरह से आगे बढ़ाना है। ये उन लोग को महसूस हुआ कि हम लोग को ये साथ जो है मिलकर के करना है, अपने देश को किस तरह से आजाद रखना है, किस तरह से स्वतंत्र रखना है, ये हम लोग की क्या है, जिम्मेदारी है। लोगों में ये भावना उत्पन्न होने लगी। उसके बाद लोगों को क्या महसूस होने लगा कि हम लोग का जो पहचान है वो हमारी राष्ट्र से है। क्या है, हमारी जो राष्ट्र है इनसे हम लोग का पहचान है। जैसे मान लो हम लोग जो है भारतीय हैं, क्या है, हम लोग भारतीय हैं, तो हम लोग जो कैसे पहचाने जाते हैं, हम लोग कैसे पहचाने जाते हैं, तो हम लोग अपने राष्ट्र की वजह से पहचाने जाते हैं। कैसे, राष्ट्र की वजह से। जैसे हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग भारतवासी हैं या फिर हम लोग भारतीय हैं। क्या, हम लोग कहते हैं कि हम लोग भारतवासी हैं या फिर हम लोग भारतीय हैं, ना कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग नरेंद्र मोदी के प्रजा है, नरेंद्र मोदी की प्रजा है। ये तो हम लोग नहीं कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं ऐसा। हम लोग जो जाने जाते हैं किसकी वजह से, अपने राष्ट्र की वजह से। हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारतवासी हैं। इससे लोगों को क्या महसूस होने लगा, इससे लोगों को महसूस होने लगा, इससे लोगों को लोगों को यह महसूस हुआ, यह महसूस हुआ कि वो एक ही राष्ट्र के नागरिक है, वो एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, राष्ट्र के नागरिक हैं, नागरिक हैं। ठीक है, एक ही राष्ट्र के क्या है, नागरिक है। समझ में गया ना। लोगों को क्या महसूस होने लगा कि वो एक ही राष्ट्र के क्या है, नागरिक है। सभी लोगों की जिम्मेदारी, एक साझा जिम्मेदारी, और सभी लोगों की एक साझा जिम्मेदारी थी, एक साझा साझा जिम्मेदारी, जिम्मेदारी और पहचान थी, पहचान थी। ठीक है,
देखिए, यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। इसी तरह से जो फ्रांसीसी लोग जो थे, उन लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि हम लोग की जो पहचान होगी, हम लोग की जो पहचान होगी वो किससे? हम लोग के राष्ट्र के द्वारा होगी, ठीक है, हम लोग के राष्ट्र से हम लोग की पहचान होगी, यानी हम लोग पहचाने जाएंगे अपने राष्ट्र से, यानी हम लोग जो फ्रांसीसी कहे जाएंगे या हम लोग जो यहाँ से पहचाने जाएंगे फ्रांसीसी कहे जाएंगे वो अपने राष्ट्र की वजह से। अब फ्रांस के लोग जो है तो वो लोग कैसे पहचाने गए कि हम लोग फ्रांसीसी यानी फ्रांस राष्ट्र के निवासी हैं, नागरिक हैं, ठीक है, इस तरह से पहचाने गए वो लोग। तो इसलिए वहां पर जो है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यह बदलाव हुई, ठीक है। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो एक बदलाव हुआ, क्या? राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। क्या? राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि राजवंशीय झंडा क्या है और राष्ट्रीय ध्वज क्या है। इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से हम लोग समझते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांसीसी फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति के पहले पहले फ्रांस में राजवंशीय झंडा राजवंशीय झंडा राजवंशीय झंडा या फिर राजा का झंडा या राजा का झंडा या राजा का झंडा का इस्तेमाल किया जाता था या फिर होता था, ठीक है, किया जाता था। यानी कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस में क्या राजवंशीय झंडा या फिर राजा का झंडा का इस्तेमाल किया जाता था, जो किसका प्रतीक था, किसका? जो कि राजवंशीय यानी राजशाही राजशाही का प्रतीक, यानी जो किसको दिखा रहा था कि राजशाही को दिखा रहा था, किसको? राजशाही को राजशाही राजशाही को दिखा रहा था दिखा रहा था, ठीक है। यानी क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस में राजवंशीय झंडा या फिर राजा का झंडा का इस्तेमाल किया जाता था, जो क्या राजशाही को दिखा रहा था। किसको दिखा रहा था? राजशाही को, कि यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में जो है राजा का हुकूमत चल रहा है, यानी झंडा देख करके पता चल जाता था कि इस क्षेत्र में कौन से वंश के कौन से राजा का हुकूमत चल रहा है, ठीक है। तो झंडा देख करके क्या पता चल जाता? राजशाही का पता चल जाता था कि यहाँ पर कौन से वंश के कौन से राजा हुकूमत करते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग देखते थे, मतलब फ्रांसीसी क्रांति से पहले ये चीज देखा जाता था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद यानी क्रांति के बाद इसके स्थान पर, ठीक है, इसके यानी किसके? राजवंशीय झंडा के स्थान पर इसके स्थान पर राष्ट्र ध्वज राष्ट्र ध्वज यानी नेशनल फ्लैग नेशनल फ्लैग को अपनाया गया ठीक है। नेशनल फ्लैग को क्या किया गया? अपनाया गया। यानी कह रहा है कि क्रांति के बाद जो है इसके स्थान पर राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग को अपनाया गया। किसको? राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को अपनाया गया। ठीक है, जो एक राष्ट्र और एकता
को दिखा रहा था। ठीक है, दिखा रहा था। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस में राजवंशी झंडा या फिर राजा का झंडा का इस्तेमाल किया जाता था, जो राजशाही को दिखा रहा था। जो किसको दिखा रहा था? राजशाही को दिखा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? क्रांति के बाद जो है इसके स्थान पर, यानी राजवंशी झंडा के स्थान पर राष्ट्र ध्वज यानी नेशनल फ्लैग को अपनाया गया, जो क्या एक राष्ट्र को दिखाता, यानी एक राष्ट्र को दिखाता है कि मतलब ये क्या है, इस क्षेत्र में एक राष्ट्र है, यानी ये जो क्षेत्र है ये क्या है, एक राष्ट्र है। और यहाँ जो है एकता को, यानी इस क्षेत्र में या फिर ये जो राष्ट्र है यहाँ पर सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ पर जो है सब लोग एक झंडे के तले रहते हैं, एक झंडे के तले रहते हैं, यानी यहाँ पर जो है सब लोग क्या है, बराबर है, एकता में सब लोग जो है मिलजुल करके रहते हैं। ठीक है, ये चीज दिखा रहा था। यानी अब जो है फ्रांस में जो है किस तरह का, यानी फ्रांस का जो झंडा था वो तिरंगा, क्या तिरंगा, फ्रांस का जो झंडा था वो क्या था? तिरंगा। ठीक है, कौन सा झंडा है फ्रांस में? तिरंगा। क्या है? तिरंगा। तिरंगा बोले तो तीन रंग का, तिरंगा बोले तो तीन रंग का, तीन रंग का बोले तो पहला नीला था, क्या? नीला। उसके बाद दूसरा बीच में क्या है? सफेद, सफेद। उसके बाद इधर क्या है? लास्ट में लाल, लाल। ठीक है, यानी जो फ्रांस का जो झंडा था तिरंगा, यानी तीन रंग का, यानी तिरंगा नीला, सफेद और लाल, यानी उसमें उस झंडे में क्या था? नीला, सफेद और रंग। जैसे हम लोग के भारत का जो झंडा है वो भी क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज, जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी राष्ट्रीय झंडा है, वो भी क्या है? तिरंगा है, यानी वो भी, उसमें भी तीन रंग है। ऊपर में क्या है? केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। ठीक है, उसी तरह से फ्रांस में जो झंडा अपनाया गया, फ्रांस में जो झंडा बनाया गया वो क्या था? वो भी तीन तिरंगा था, तीन रंग का था, नीला था, सफेद और लाल कलर का था। तो हम लोग का जो तिरंगा मतलब ये था ऊपर नीचे, तो यहाँ का जो है फ्रांस का जो झंडा है ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका नीला हो जाएगा, क्या? नीला। यहाँ पर सफेद हो जाएगा, क्या? सफेद। और यहाँ पर लाल। ठीक है, इस तरह का झंडा बनाया हुआ है। समझ में आ गया ना? चलिए, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक बदलाव क्या हुआ कि राजवंशी झंडा को बदल करके राजवंशी झंडा के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, जो कि क्या था? फ्रांसीसी राष्ट्रीय ध्वज कैसा था? तिरंगा था, जिसमें तीन कलर थे, पहला था नीला, दूसरा था सफेद और तीसरा था लाल कलर का। ठीक है, ये बदलाव हुआ। चलिए, अब हम लोग का ये क्या है? सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक बदलाव हुआ, क्या? सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। अब सामंती व्यवस्था है क्या, इसको हम लोग अच्छे से विस्तार से समझते हैं। ठीक है, सामंती व्यवस्था वो व्यवस्था है, वो व्यवस्था या सिस्टम, वो व्यवस्था है जिसमें कुल जमीन का मालिक, कुल बोले तो पूरा, कुल जमीन का मालिक, मालिक। ठीक है, कौन होता था? सामंत। कुल जमीन का मालिक सामंत होता था। सामंत, सामंत बोले तो जमींदार। कौन? जमींदार होता था। ठीक है, कौन होता था? जमींदार होता था। यानी सामंती व्यवस्था में क्या होता था कि कुल यानी पूरे जमीन का मालिक कौन होता था? सामंत लोग होता था, जमींदार होता था। ठीक है, यानी राजा क्या करते थे? अपनी जमीन जो है, राजा अपनी जमीन सामंतों को दे देते थे। राजा जब मतलब राजा का जो राष्ट्र है, राज्य जो है कमजोर हो जाता था, राजा क्या हो जाता था? कमजोर हो जाता था। ठीक है, यानी शक्ति में क्या हो जाते थे? कमजोर हो जाते थे। तो वो क्या करते थे? अपनी जमीन जो है वो सामंतों को दे देते थे। किसको? सामंतों को, यानी जमींदारों को दे देते थे। ठीक है, उसके बदले में राजा क्या लेते थे? उनसे टैक्स लेते थे और अपने राष्ट्र को सुरक्षा, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सेना लेते थे। क्या लेते थे? अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनसे सेना लेते थे। समझ में आ गया ना? उसके बाद ये जो जमींदार के पास, सामंत के पास जो जमीन होती थी, उस पर क्या करते थे? वो किसानों और मजदूरों से खेती करवाते थे। किसानों और मजदूरों से क्या करवाते थे? खेती करवाते थे। ठीक है, जबरदस्ती उनसे खेती करवाते थे। और उनको क्या करते? और जो भी फसल उगते थे वहां पर, यानी खेतों में जो भी फसल उत्पादन होते थे, सारा का सारा फसल सामंत लोग अपने पास रख लेते थे। सामंत लोग किसके? अपने पास रख लेते थे। इनमें से जो है थोड़ा बहुत टैक्स के रूप में
किसको दे देते थे? राजा को, यानी टैक्स के रूप में थोड़ा बहुत राजा को दे देते थे, और ना के बराबर, किसके? ना के बराबर जो है वो गरीब मजदूरों को देते थे। किसको? गरीब मजदूरों को देते थे, किसानों को दे देते थे, जो इनके खेतों में क्या करते थे? काम करते थे। ठीक है, बहुत ना बराबर देते थे। समझ में गया ना? तो इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? सामंत व्यवस्था कहेंगे, यानी सामंती व्यवस्था कहेंगे। तो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो है सामंती व्यवस्था चलता था, यानी कुल जमीन, यानी पूरे जमीन का मालिक कौन होता था? सामंत होता था। और वहां पर जो है उस जमीन पर किसानों और मजदूरों को क्या करवाते थे? जबरदस्ती खेती करवाते थे, और उनको कुछ नहीं देते थे, सारा का सारा फसल कौन? सामंत लोग रख लेते थे। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद जो है सामंती व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। समझ में गया ना? हम लोग का उसके बाद अगला बदलाव क्या था? फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया, यानी क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर किसको? फ्रेंच भाषा को क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया। देखो, फ्रांसीसी फ्रांसीसी क्रांति के पहले, फ्रांसीसी क्रांति के पहले अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती थी। ठीक है, अलग अलग भाषा बोली जाती थी, समझ में ना? जिसके वजह से इन लोगों में क्या? एकता कम थी, इन लोगों में एकता कम थी। इसी कारण, या फिर इसी कारण हम लोग यहां देख सकते हैं, इसी कारण इन लोगों में एकता कम थी। एकता मतलब मिल मिलाप। ठीक है, एकता कम थी। देखिए, अगर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोले जाएंगे तो क्या एक दूसरे का भाषा कोई समझ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण एक दूसरे से वो लोग संपर्क नहीं कर पा रहे थे, संबंध नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, तो उन लोगों में क्या? एकता भी कम थी। एकता यानी मिल मिलाप। अब आप अलग भाषा बोल रहे हैं, हम अलग भाषा बोल रहे हैं, तो हम दोनों क्या एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे हैं, तो दोनों क्या करें? एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण हम दोनों में क्या? एकता नहीं। ठीक है, यानी हम लोगों में क्या? एकता नहीं हो पा रहा था, यानी एकता की कमी थी। तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले की बात है, और फ्रांसीसी क्रांति जब हुई उसके बाद क्या किया गया? फ्रांस में जो है फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित दिया गया, फ्रेंच भाषा को लागू कर दिया गया कि सभी जो लोग हैं फ्रेंच भाषा बोलेंगे, सभी लोग क्या करेंगे? फ्रेंच भाषा बोलेंगे। ठीक है, फ्रेंच भाषा बोलने से मतलब यह है कि सब लोग अब फ्रेंच भाषा बोलेंगे, तो सब क्या करेंगे? एक दूसरे की भाषा को समझेंगे। अब एक दूसरे की भाषा को जब समझेंगे तो एक दूसरे में क्या होगा? संपर्क बढ़ने लगेगा। जब संपर्क बढ़ेगा तो सब में क्या होगी? एकता होगी, यानी राष्ट्रीय एकता इससे क्या होगा? मजबूत होगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय एकता बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। तो क्षेत्रीय भाषा को इसलिए मतलब खत्म कर दिया गया कि यहाँ पर जो है एकता बहुत कम थी, यानी राष्ट्र में जो है एकता बहुत कम थी, क्योंकि एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मिल मिलाप नहीं था, मिलजुल नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित दिया गया ताकि एक भाषा होंगे तो सभी लोग एकजुट रहेंगे, एक साथ मिलकर के रहेंगे, सभी लोगों को लगेगा कि हम लोग जो है एक राष्ट्र के नागरिक है, हम लोग क्या है? एक राष्ट्र के नागरिक है। ठीक है, इसलिए क्षेत्रीय भाषा की जगह पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, हाँ, हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद और एक बदलाव हुआ था। क्या? पुरानी संस्था स्टेटस जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन किया गया, यानी स्टेटस जनरल को हटा करके नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। देखो, स्टेटस जनरल और नेशनल असेंबली ये दोनों क्या है? ये दोनों है सभा। क्या है? सभा है। ठीक है, सभा हम लोग किसको कहते हैं? सभा हम लोग किसको कहेंगे? तो सभा यानी चार आदमी मिलकर के जहां पर मशवरा करता हो, या फिर कोई नियम कानून बनाते हो, या किसी विषय पर चर्चा करता हो। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सभा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सभा कहेंगे। ठीक है, यानी चार आदमी कहीं बैठ गया मिल करके वहां पर क्या करने लगा? किसी विषय पर चर्चा करने लगा, कोई नियम कानून बनाने लगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सभा कहते हैं। ठीक है, तो स्टेटस जनरल और नेशनल असेंबली ये दोनों क्या है? सभा है। दोनों क्या है? सभा है, यानी ये नाम रखा गया, सभा का नाम रखा गया। ठीक है, जिस तरह से हम लोग के यहाँ पर संसद होता है वहां पर क्या था? स्टेटस जनरल। उसके बाद में क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो यहाँ सवाल खड़ा ये होता है कि स्टेटस जनरल
को क्यों हटा दिया गया और नेशनल असेंबली का गठन क्यों किया गया। ठीक है, स्टेट्स जनरल को क्यों हटा करके नेशनल असेंबली का गठन किया गया, सवाल यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है। चलिए हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के पहले, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में नेशनल स्टेटस जनरल नाम की सभा थी। स्टेटस जनरल नाम की क्या थी, सभा थी। ठीक है, इसमें समाज के 3 वर्ग के प्रतिनिधि होते थे। ठीक है, यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में क्या स्टेटस जनरल नाम की सभा थी। ठीक है, उसमें जो है समाज के 3 वर्ग के प्रतिनिधि होते थे, यानी स्टेटस जनरल में जो है 3 वर्ग के प्रतिनिधि होते थे। समझ में ना, समाज जो है 3 वर्गों में बटे हुए थे और 3 वर्गों में बटे हुए तो तीनों के प्रतिनिधि इस स्टेटस जनरल में होते थे। ठीक है, जिस तरह से हम लोग के संसद में होते हैं ना, तो अलग अलग मतलब प्रतिनिधि जाते हैं, तो यहाँ भी क्या हुआ, अलग अलग 3 वर्ग के प्रतिनिधि इसमें होते थे। लेकिन हुआ क्या था कि इसमें जो है तृतीय वर्ग के जो प्रतिनिधि होते थे, तृतीय वर्ग के जो प्रतिनिधि होते थे, यानी आम जनता के जो प्रतिनिधि होते थे। ठीक है, आम जनता के जो प्रतिनिधि होते थे उनकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता था, यानी स्टेटस जनरल में उनकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता था तृतीय वर्ग, क्योंकि ये आम जनता के प्रतिनिधि थे, इसलिए इनकी बातों को यहाँ स्टेटस जनरल में महत्व नहीं दिया जाता था, बल्कि उन दो वर्ग के जो प्रतिनिधि थे उनकी बातों को महत्व दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो लोग शक्तिशाली थे। ठीक है, उनमें से जो वो लोग थे धनी व्यक्ति थे, जमींदार व्यक्ति थे। ठीक है, तो उन लोग की बातों को क्या किया जाता था, महत्व दिया जाता था। लेकिन आम जनता के जो प्रतिनिधि होते थे, तृतीय वर्ग के जो प्रतिनिधि थे, उन लोगों की बातों को ध्यान नहीं दिया जाता था, उन्हीं की बातों को अहम महत्व नहीं दिया जाता था। इसलिए जो तृतीय वर्ग के जो लोग थे, तृतीय वर्ग के जो प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को, है ना, 1789 में अपने आप को क्या किया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। क्या? नेशनल असेंबली, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ठीक है, यानी ये लोग क्या किए, इन लोगों की बातों को स्टेटस जनरल में महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को कब 1789 में, कब 1789 में, कब 1789 में। ठीक है, 1789 में नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, अपने आप को 1789 में नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, संविधान और कानून बनाने का जो अधिकार था वो अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, संविधान और कानून बनाने का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। कौन? तृतीय वर्ग के जो प्रतिनिधि थे, इन लोगों ने क्या किया, 1789 में अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और संविधान और कानून बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। क्यों? क्योंकि स्टेटस जनरल में इन लोगों की बातों को महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उसके बाद से जो है वो जो असेंबली सभा बनाया गया उसको नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, नेशनल असेंबली के नाम से जानने लगा। ठीक है, चलिए, तो नेशनल असेंबली क्यों बनाया गया, स्टेटस जनरल को क्यों खत्म कर दिया गया, इसके बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, चलिए समझे। ठीक है ना।